देखो मेरे बच्चों, अगर मैं सेंटर ऑफ मास का आपको ऑनेस्ट फीडबैक दूं तो सेंटर ऑफ मास एडवांस में थोड़ा ज्यादा आता है। अब हमें वैसे मेंस के बाद एडवांस पे भी लगना है, मेंस में उतना ज्यादा नहीं आता, बट हाँ स्टैंडर्ड वैरायटी जरूर पता होनी चाहिए कि अगर सवाल आए भी हैं, ऐसा नहीं है, आए भी हैं तो बिल्कुल प्योरली फॉर्मूला बेस्ड, तो कुछ भी डायरेक्ट आए तो वो हमें आना चाहिए। और बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहली बात, सेंटर ऑफ मास का मास से लेना देना नहीं है, ये पता है ना बात। सेंटर ऑफ मास में हम मास नहीं ढूंढते, हम एक लोकेशन को ढूंढते हैं जहां पे सारे सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है। जैसे कि एक सिस्टम लीजिए जिसमें 3 मासेस हैं, M1, M2, M3। आपको M1, M2, M3 की लोकेशंस गिवन है ना, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3। यहां अगर R1 वेक्टर लोगे तो R1 वेक्टर क्या होगा, X1 i कैप प्लस Y1 j कैप प्लस Z1 k कैप। R2 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ M2, X2 i कैप Y2 j कैप, है ना, ऐसे करके। तो हमारे पास 3 मासेस हैं, तीनों की लोकेशंस गिवन है, ये अलग अलग पड़े हुए हैं। ऐसी कौन सी लोकेशन है जहां पे सारा मास इन तीनों मासेस को कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है, उस लोकेशन का जो नाम है वो सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास इज द लोकेशन जहां पे हम इन लोकेशंस, इन वैल्यूज, इन वेरिएबल्स को, कोऑर्डिनेट्स को ढूंढेंगे, है ना, जहां पे इन सारे सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है। जैसे ये विनेसर है, विनेसर की बॉडी में पूरा मास फैला हुआ है, बहुत सारा मास है, मास ही मास है। तो भैया ये सारा मास कहां पे मेरा कॉन्सेंट्रेट मेरे, है ना, टमी के आसपास किया जा सकता है, उसको सेंटर ऑफ मास है। एक शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे घर हैं, गाड़ियां हैं, तो शहर के किस पॉइंट पे पूरे शहर का मास कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है, वो सेंटर ऑफ मास है। तो वो लोकेशन है, सेंटर ऑफ मास इज अ लोकेशन जो हम ढूंढते हैं, ठीक है। तो बस इसका एक फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन है। तो क्या करना है, आपने सभी के पोजीशन वेक्टर्स का वेटेड एवरेज करना है, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है जी। अब अगर R1 की वैल्यू पुट कर दोगे, X1 i कैप, Y1 j कैप, Z1 k कैप, R2 पुट कर दो, X2 i कैप, तो X कोऑर्डिनेट जो निकल के आएगा, है ना, RCOM का मतलब जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो उसका जो X कोऑर्डिनेट होगा, XCOM जिसे हम बोलते हैं, तो इट इज M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ऐसे ही जो YCOM जो होगा, Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा, वो होगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ZCOM जो होगा वो होगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस M3 Z3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है जी। तो अगर तुम्हें मैं इंडिविजुअल लोकेशंस दे दूं, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाली जा सकती है। और ये बात याद रखें, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर निकालनी है, अगर मान लो हमें R1 की वेलोसिटी V1, इसकी V2, इसकी V3, तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट होगा। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है वो अगेन वेलोसिटीज का वेटेड एवरेज M1 V1 प्लस M2 V2, है ना, प्लस M3 V3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। और अगर ये एक्सेलरेट करेंगे तो अकॉर्डिंगली वेटेड एवरेज से आपकी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाली जा सकती है। वेरी लॉजिकल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखो। अगर मेरे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये सबसे पहला जो केस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बहुत क्रिस्प स्लाइड्स में आपके सामने इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, बस आप देखते जाएं। ये कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगे और तभी हम पूरे 2 साल का सिलेबस आपके सामने एक सेशन के अंदर करवाने का जिगरा रखते हैं बेटा, ठीक है ना। तो कंटेंट के लिए बल्ले बल्ले कर देनी है। अब देखो यार, 2 मासेस हैं M1 M2, इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा इनकी लाइन ज्वाइनिंग के बीच में लाई करेगा। तो M1 का इस सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस होगा, M1 का इस सेंटर ऑफ मास से मेरे बच्चों जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस की अगर वैल्यू निकाली जाए वो होती है हमारी M2D अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अब कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल है। M1 के कोऑर्डिनेट अगर मैं ले लूं 0 0, M2 के कोऑर्डिनेट अगर मैं ले लूं D 0, तो आप देख सकते हो Y1 Y2 तो 0 ही है, तो सेंटर ऑफ मास X एक्सिस पे लाई करेगा, YCOM 0 ही होगा। अब XCOM क्या होगा, M1 इंटू X1, X1 0 है, प्लस M2 इंटू D अपॉन M1 प्लस M2। तो समझ गए ना, X कोऑर्डिनेट ऐसे निकाला है आपने, तो इट इज M2D अपॉन M1 प्लस M2। और ऐसे ही मेरे बच्चों M1D अपॉन इधर से M2 से जो डिस्टेंस होगा वो होगा M1D अपॉन M1 प्लस M2, है ना। आपने पूरे D में से इसको माइनस किया तो ये बन जाएगा। मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। अगर M1 M2 आइडेंटिकल हुए तो सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा D/2 पे। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो M1 बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास उसके पास आएगा। अगर M1 बड़ा हुआ है तो ये वैल्यू देखो छोटी हो जाएगी, तो सेंटर ऑफ मास उसके पास लाई करेगा। ऐसे ही M2 बड़ा हुआ तो सेंटर ऑफ मास उसके पास चला जाएगा। तो एक सिस्टम में जहां पर मास ज्यादा है, सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्टेड होता है। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। तीसरा कंसेप्ट जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर सिस्टम ऑफ 2 मासेस हैं, अगर हमें M1 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है तो याद रखने का तरीका क्या होता है, दूसरे का मास M2 अपॉन टोटल मास इंटू D। तो M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू D, ऐसे याद भी रख सकते हो, दूसरे का मास अपॉन टोटल मास इंटू D करके। चलिए
सेमी रिंग का सेंटर से 2r बाई पाई हाइट पे, सेमी डिस्क का 4r बाई 3 पाई पे, हॉलो स्फीयर का r बाई 2 पे, सॉलिड स्फीयर का 3r बाई 8 पे, हॉलो कोन का बेस से h बाई 3 पे, सॉलिड कोन का h बाई 4 पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये दोनों आजकल हॉलो कोन और सॉलिड कोन इनके सेंटर ऑफ मास पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका बेस से h बाई 3 है, सॉलिड का बेस से h बाई 4 है, याद रखना। सीधा यही फॉर्मूला है जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कैविटी प्रॉब्लम सेंटर ऑफ मास में बड़ी फेमस है, ये एडवांस में ज्यादा आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेंस में नहीं आती, मेंस में भी कुछ सालों में आ चुकी हैं। तो अगर कभी कैविटी प्रॉब्लम्स दिखे तो कैसे हैंडल करनी है, बहुत सिंपल सा है। देखो यार, एक पूरा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में अगर कोई कैविटी आ जाए और आपसे पूछा जाए कि यार अब इस बचे हुए ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालो, तो कैसे निकालने हैं? a1x1 माइनस a2x2 अपॉन a1 माइनस a2। a1 है इस कैविटी को फिल कर दो, पूरी बॉडी का एरिया आफ्टर फिलिंग द कैविटी, टोटल एरिया ऑफ बॉडी आफ्टर फिलिंग द कैविटी। अब ये जो भी बॉडी बनी उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x1 है। और a2 कौन है? a2 हमारा एरिया ऑफ कैविटी है, ये जो कैविटी है इस कैविटी का एरिया, और डेफिनेटली इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x2, y2। तो ये जो भी कैविटी है, इस कैविटी का सेंटर ऑफ मास भी होगा एक, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारा बेसिकली x2 है। तो a1 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है पूरी बॉडी को, तो x1 उसके सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट को। तो a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। सीधा सवाल दिखाता हूं, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है। एक डिस्क में एक कैविटी दे दी, डिस्क का रेडियस r है, डिस्क का रेडियस r है, और ये कैविटी का डायमीटर r है, तो मतलब इसका जो रेडियस है वो r बाय 2 है, r बाय 2 है, ठीक है जी। आप अगर इसे ओरिजिन ले लो, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो मान लो अगर मैं ये पूरी कैविटी, ये कैविटी भर दूं, तो पूरी बॉडी जो होगी उसका सेंटर ऑफ मास यही आएगा ना। पूरी डिस्क होती है तो सेंटर ऑफ मास यही आता है, तो 0,0, इसमें ये जो 0 है ये मेरा x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और a1 क्या होगा? a1 जो होगा ये होगा हमारा पाई आर स्क्वायर। मान लो पूरी अगर कैविटी को फिल कर दिया जाए तो पूरी डिस्क का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x1 होगा। तो a1 रिप्रेजेंट्स फुल बॉडी विदाउट कैविटी। और ऐसे मेरे बच्चों जो कैविटी है, अगर आप यहां पे देखें, इस कैविटी को देखें, तो इस कैविटी का जो सेंटर ऑफ मास है वो ये है, उसके कोऑर्डिनेट है r बाई 2, 0। अब तुम्हें पता होना चाहिए ये जो r बाई 2 है ये x2 है, तो कैविटी के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट इज बेसिकली x2। और a2 कौन है? a2 है हमारा पाई r बाई 2 का स्क्वायर। a2 कौन है? एरिया ऑफ कैविटी है ना, एरिया ऑफ कैविटी पाई r बाई 2 का स्क्वायर। तो बस ये लगाना है फॉर्मूला मेरे बच्चों। a1 x1, जल्दी बताओ अब सेंटर ऑफ मास क्या निकल के आएगा हमारा? a1 x1 माइनस a2 x2 मेरे बच्चों अपॉन a1 माइनस a2, ठीक है जी। अब a1 की वैल्यू मेरे बच्चों क्या आ गई हमारी पाई आर स्क्वायर, x1 बेटा आपको दिख रहा है 0, a2 हमारा पाई आर स्क्वायर बाई 4, x2 बेटा है हमारा r बाई 2 अपॉन मेरे बच्चों पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये हमारा सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, y1 और y2 दोनों 0 है, वैसे भी x एक्सिस पे लाई करेगा, समझ गए। तो ऐसे सवाल बेटा बहुत तगड़े होते हैं, ये हमारे एडवांस में पूछे जाते हैं, ज्यादातर मेंस में कुछ सालों के गैप में पूछे जाते हैं। एज अ सेफर साइड बस आपको ये फॉर्मूला बताया है, दिमाग में इसे रखिएगा, ठीक है जी। अब बेटा एक ये वैरायटी बड़ी फेमस है सेंटर ऑफ मास के अंदर, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि यार होता क्या है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। हमारा एक मैन है, इसे ऐसे समझना, ठीक है ना। एक मैन है, वो किसी एक प्लैंक पे चल रहा है ना। इसे मास की बजाय m1 की बजाय मान लो ये एक मैन है, ये एक मैन है जिसका मास m1 है, और एक प्लैंक पे चल रहा है m2। अब ये बड़ी लॉजिकल बात है, अगर आप प्लैंक पे चलेंगे तो आप आगे जाएंगे, प्लैंक पीछे जाएगा, बिकॉज डेफिनेटली आपके बीच में फ्रिक्शन है, आपके बीच में फ्रिक्शन है मेरे बच्चों। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। आप अगर आगे जा रहे हैं तो प्लैंक जो है वो पीछे जा रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो बस इसका एक सिंपल सा रूल याद रखना है। अगर मैं यहां से चल के यहां पे आ गया, मैं आपके सामने यहां बनाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। देखो ये मैन है, ये प्लैंक है m2 मास, ये मैन है हमारा m1 मास, ये मैन है हमारा m1 मास। तो मैन प्लैंक के ऊपर वॉक कर रहा है, और डेफिनेटली मैन पे फ्रिक्शन आगे लग रही है, प्लैंक पे फ्रिक्शन पीछे। अगर ये इसके ऊपर वॉक कर रहा है तो इनके बीच में फ्रिक्शन है, तो प्लैंक मैन को हेल्प कर रहा होगा, तो मैन पे फ्रिक्शन आगे लग रही होगी, तभी आगे जा पा रहे है ना। फ्रिक्शन हेल्प्स इन वॉकिंग, प्लैंक पे पीछे लग रही होगी। जैसे आप बोट पे खड़े हैं, आपने एकदम से बोट पे जंप किया, तो आप पे फ्रिक्शन आगे, बोट पीछे जाती है, बोट पीछे जाती है, कुछ ऐसा सीन है।
तो एक्चुअली जब आप नोटिस करेंगे, जब ये मैन मान लो यहां से चल के यहां पे आ गया, तो मैन को लग रहा है कि वो दूसरे एंड पे आ गया, बट उस दौरान प्लैंक भी पीछे शिफ्ट हो चुका है। तो मैन को लग रहा है कि मैं एल चला हूं, मैन को लग रहा है कि मैं एल चला हूं, बट रियल डिस्प्लेसमेंट मैन की एल नहीं है, रियल डिस्प्लेसमेंट उसकी x1 है, और प्लैंक की रियल डिस्प्लेसमेंट जो है वो x2 है। ठीक है, अब बड़ी सीधी सी बात है यार, जब ये इसके ऊपर वॉक कर रहा है तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमारा स्टेशनरी है ना, क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये बात याद रखना, अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती तो सिस्टम का मोमेंटम भी कंजर्व होता है और हमारा सेंटर ऑफ मास भी जैसा था वैसे ही रहता है। स्टेशनरी है तो स्टेशनरी ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बम फटता है तो एक पार्टिकल राइट गया, एक पार्टिकल, ये बिल्कुल बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो एक राइट गया दूसरा लेफ्ट गया, बिल्कुल वैसे वाला सीन है। नेट मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व है। मैं सीधा आपको नटशेल में बता रहा हूं जो आपको याद होना चाहिए। ये केस बड़े फेमस होते हैं, तो इसको याद कैसे रखना है, बस याद रखने का तरीका आपको बता रहा हूं कि जो मैन की रियल डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे निकाली जाती है। निकाली जाती है दूसरे का मास m2। अगर मान लो मुझे x1 निकालना है, x1 निकालना है मैन का रियल डिस्प्लेसमेंट, तो मैन का रियल डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चों कैसे निकलता है, ये देखो जरा कैसे निकलता है, दूसरे का मास m2 अपॉन टोटल मास इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट x रिलेटिव, ऐसे निकालना है। तो x रिलेटिव क्या है, मतलब प्लैंक के फ्रेम में मैन जो चला वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो L जो है वो बेसिकली हमारी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बात याद रखिए, मैन का जो रियल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे निकालेंगे, दूसरे का मास अपॉन टोटल मास m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही मेरे बच्चों प्लैंक का जो रियल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे निकाला जाएगा, अगेन दूसरे का मास m1 अपॉन टोटल मास इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बच्चों। ठीक है जी, तो आप इसे ऐसे समझ के देखिए कि अगर मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसा दे दूं कि यार ये एक मास है हमारा m और एक मैन है जिसका मास है 2m, और मैं मान लो ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, बट आपको पता है कि जो रियल डिस्प्लेसमेंट है वो l नहीं है, ये एक्चुअली रियल डिस्प्लेसमेंट x1 ही होगी। तो x1 को कैसे निकालोगे, अगेन दूसरे का मास अपॉन टोटल मास हमारा 3m इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट l। एक सेकंड में आंसर आपका l/3 आ जाएगा। तो मैन का रियल डिस्प्लेसमेंट l/3 है, बिकॉज प्लैंक भी शिफ्ट होगा। प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2m अपॉन 3m इनटू l, तो वो 2l/3 हो जाएगा। ये बस बातें थोड़ी सी याद रखिएगा। ठीक है।